हाइपोथेसिस का को, या जिसे आप कह सकते हैं रैंडम वॉक थ्योरी, एक ही बात है, रैंडम वॉक थ्योरी या एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, शॉर्ट में हम इसको EMH कह सकते हैं। और इसके अनुसार हमने समझा कि जो हमारी शेयर मार्केट है, ठीक है, it is capable to capitalize each and every relevant informations which can affect the share price। इसका मतलब ये है कि हमें किसी तरह का कोई बहुत लंबा चौड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी शेयर का प्राइस कभी 200 था और आज अगर 100 हो गया, तो उसके पीछे जो कारण हैं उन कारणों की वजह से 100 हुआ है। यानी कि आज अगर आप उसको यूं कहें कि भाई इसका तो प्राइस कभी 200 हुआ करता था, 200 वाला 100 में मिल रहा है, नहीं, गलत है। 100 का मिल रहा है तो इसका मतलब 100 के आसपास का ही है, इसका वर्थ लगभग 100 के आसपास की ही है, ठीक है। 200 का 100 में मिल रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया कि मार्केट को पता नहीं है, चीज महंगी होनी चाहिए लेकिन मिल रही है सस्ती, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट एफिशिएंट है, इसका मतलब जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है 200 से 100 का हुआ तो इसके पीछे कारण रहा होगा, और 200 से अगर ये 500 का हुआ है तो इसके पीछे भी कारण रहा होगा। यानी कि 200 से अगर 100 का हो गया है तो हम इसको अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते कि भाई बहुत महंगी चीज है, सोने के बराबर चीज है, देखो 100 की मिल रही है तो खरीद लिया जाए। और 200 का अगर 500 में हो गया है तो आप इसको ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते ब्लाइंडली, क्योंकि मार्केट अगर उसको 200 वाला कभी था और आज 100 में बेच रही है तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे, और मार्केट अगर 200 वाले को आज 500 में खरीदा बेचा जा रहा है तो उसके पीछे भी कारण होंगे, और उन सभी कारणों को कैपिटलाइज किया जा सकता है मार्केट के द्वारा। Those all reasons are reflected in the current market price of shares, ठीक है। इसका मतलब मार्केट कैपेबल है, मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट जो जो भी आपके शेयर्स हैं उन सब के प्राइस की मूवमेंट जो हैं, ठीक है, उसको कैपिटलाइज कर रही है उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनको रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछला ट्रेंड क्या आ रहा था इससे कोई मतलब नहीं है, पिछला ट्रेंड चाहे यूं था या यूं था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेयर्स की जो मूवमेंट्स हैं वो पैटर्न के हिसाब से हो ही नहीं रही है। शेयर्स की मूवमेंट्स हो रही है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कि क्या जो नई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रही है पब्लिक डोमेन में, क्या वो इंफॉर्मेशन इसके फेवर की है या इसके अगेंस्ट की है। अगर फेवर की इंफॉर्मेशन है तो मार्केट तुरंत इसे कैपिटलाइज करेगी और शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन इसके अगेंस्ट की है तो शेयर प्राइस इसको तुरंत कैपिटलाइज कर लेगा और शेयर प्राइस में एकदम तेजी से आपको गिरावट नजर आएगी। तो इसका मतलब शेयर मार्केट्स इन सब चीजों को कैपेबल जो है कैपिटलाइज करने में सक्षम है, ठीक है। अब बात यह है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन को किस लेवल तक कैपिटलाइज कर सकती है, उस हिसाब से इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। और क्योंकि मार्केट अब जो चाल चल रही है वो किसी पैटर्न को फॉलो करके नहीं चल रही, टेक्निकल एनालिसिस तो पूरा जो सारा का सारा जो डिस्कशन है इसी चीज पर निकल गया कि जो पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आगे क्या होगा। वहां हम बार बार क्या कर रहे हैं, पास्ट के बेस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अभी तक ये पैटर्न ये ऐसा चला आ रहा है तो आगे क्या होने की संभावना है। अगर ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है तो अब आगे इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो हम सारा का सारा डिस्कशन हमारा इसी चीज पर निकल गया था कि अब शेयर का जो पिछला प्राइस और वॉल्यूम का डेटा हमें ये दिखा रहा है, तो इस बेस पर आगे क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का तो पूरा जोर इसी पर चला गया, लेकिन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ने उस चीज को खारिज कर दिया। उसने कहा कि शेयर पिछला पैटर्न क्या चल रहा था इससे कोई लेना देना ही नहीं है, शेयर जो पीछे इस तरह से मूव हुआ है उसके पीछे कारण है जो इंफॉर्मेशन आई होगी, उन इंफॉर्मेशन के बहाव के हिसाब से ये इस तरह से मूव हुआ होगा, और आगे भी जैसी इंफॉर्मेशन आएगी उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये अप या डाउन होगा। इसका मतलब शेयर की चाल को आप इस तरह से नहीं पकड़ सकते। शेयर्स प्राइस मूव्स रैंडमली ऑन रैंडम बेसिस, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई एक पैटर्न नहीं है,
it doesn't follow any pattern, it just capitalize the market information, and the market information always shows an uncertain behavior, and because of that share price moves randomly. तो शेयर प्राइस जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब किसी पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारा हमने समझा जो निष्कर्ष के तौर पर था, और इस बेस पर हमने 3 तरह की मार्केट एफिशिएंसी को हमने देखा। टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी की टाइप्स का मतलब ये है कि ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन को कैपिटलाइज कर रही है, लेकिन किस तरह की इंफॉर्मेशन को कैपिटलाइज कर पा रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में भी तो बहुत वाइडर टर्म में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि स्कोप है इंफॉर्मेशन का। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन को कैपिटलाइज किया जा रहा है, और इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी इन्वेस्टर को अवेलेबल हो पा रही है। अब कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मुझे पता ही हो 4 दिन बाद चले, तो जब तक मैं रिएक्ट करूंगा तब तक तो मार्केट मूव हो चुकी होगी। ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी मेरे पास पहुंचती है और कितनी जल्दी मैं उस पर रिएक्ट करता हूं, ठीक है, वो चीज अब यहाँ मैटर करती है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में हमने जो पढ़ा लास्ट टाइम, पहला वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही था, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसका मतलब मार्केट जो कैपिटलाइज कर रही है, क्या कैपिटलाइज कर रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन को कैपिटलाइज कर रही है, केवल पास्ट इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसमें ओनली पास्ट इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इन शेयर प्राइस। मतलब पब्लिक डोमेन की जो और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तुरंत एकदम से सबको नहीं मिल पा रही है, तो लोग भरोसा कर रहे हैं पिछली इंफॉर्मेशन पर, पिछले पैटर्न पर, पिछले डेटा पर, पिछली एनुअल रिपोर्ट पर, यानी कि यहाँ मार्केट में एफिशिएंसी का लेवल कम है। तो इसका मतलब जब केवल पिछली इंफॉर्मेशन ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो लोग जो है किस पर भरोसा करेंगे, लोग पास्ट इंफॉर्मेशन पर और पास्ट पैटर्न पर बिलीव करेंगे। ठीक है ना, सो इन्वेस्टर्स बिलीव्स इन पास्ट पैटर्न्स एंड पास्ट डेटा या पास्ट पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। पिछली जो इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई थी वो उस पर बिलीव करके चल रहे होते हैं। वो आज भी उस ख्याल में जी रहे होते हैं कि ये शेयर 500 का था, तो अगर 250 का हो गया है तो इसका मतलब सस्ता है, 500 की चीज 250 में मिल रही है। ठीक है, तो ये नहीं पता है कि इस इन बिटवीन हो सकता है कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए हों, ठीक है, कि वो चीज 500 से 250 पर आने को मजबूर होगी। अब अगर येस बैंक का कोई एग्जाम्पल देकर आपसे यूं कहे कि भैया ये तो 400 रुपए का शेयर था, 500 रुपए का शेयर था, लेकिन आज तो 16-17 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप पुराने, और ये सारा काम कब हुआ, पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही तो इतनी तेजी से गिरावट हुआ है। 1 साल पहले भी मुझे ध्यान है 370-75 के आसपास, 300 के आसपास का तो मुझे ध्यान है। ठीक है, तो 1 साल के अंदर, 1-1.25 साल के अंदर ही वो जो है 300 से 17 रुपए के आसपास, और बल्कि एक बार तो 5 रुपए पर भी पहुंच गया थे, इतने कम पर पहुंच गया था। अब अगर आप ये कहें भैया तो 300 का शेयर है, 5 रुपए में बिक रहा है, क्या बुराई है, ये 17 रुपए में बिक रहा है, क्या बुराई है, ये 100 रुपए का हो गया है तो क्या बुराई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे जिन्होंने इसको गिरने पर मजबूर किया। तो क्या ये सभी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है? ठीक है, अभी तो जो भी कुछ है सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, डिसेमिनेट हो रही है, इसीलिए उसका प्राइस 300 से 5 रुपए पर हो गया। लेकिन जब सारी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट जो मतलब जो है डिसेमिनेट नहीं हो पाती, लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और सारी इंफॉर्मेशन करंट शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही होती, तो उसको वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ पिछला डेटा, पिछला रिकॉर्ड होता है, और इस कारण से, क्योंकि आप पिछले डेटा के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इस कारण से फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, हियर
फंडामेंटल एनालिसिस may be helpful, क्योंकि हो सकता है शेयर प्राइस जो है वो पिछले, आप उसके हिसाब से आप जी रहे हैं, आप पिछली वाली इंफॉर्मेशन पर बिलीव कर रहे हैं, उसके हिसाब से शेयर आपको महंगा लग रहा है या सस्ता लग रहा है, ठीक है, और उस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, तो आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके देख लीजिए कि इसमें दम कितना है, इसमें आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। तो यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए कुछ लोग यहाँ पर जो कह लीजिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दे कैन बीट द मार्केट। बीट द मार्केट का मतलब है, या आउट परफॉर्म द मार्केट का मतलब है कि मार्केट के रिटर्न के मुकाबले आप ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकेंगे। ठीक है, कैसे? जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वेट एंड वॉच के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने वाले इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल एनालिसिस पर बिलीव करने वाले इन्वेस्टर्स, ठीक है, या जिसके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको उसके बेस पर जो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि सभी को तो अवेलेबल है नहीं वो, या जिसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, दे ऑल आर कैपेबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। they can beat the market, they can outperform the market। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमने देखा कि ना केवल पास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन का लेवल जितना अधिक होता जाएगा उतनी मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सीधी सी बात है। मार्केट की स्ट्रॉन्गनेस किस बात पर निर्भर है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन कितनी है, कितनी जल्दी फैल रही है, और लोग उसके हिसाब से कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, उतनी ही मार्केट स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पास्ट इंफॉर्मेशन as well as all public information are capitalized in share market. So share price reflect all these information। इन सब इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट पड़ चुका होता है। किसी कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया, उसका इम्पैक्ट जो आना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव तुरंत आ जाएगा शेयर पर। ठीक है, कंपनी ने बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए तुरंत आ जाएगा। कंपनी कोई नया जो कह लीजिए कि कॉन्टेक्ट करने जा रही है, एमलगमेशन होने जा रही है, किसी के साथ मर्ज होने जा रही है, तुरंत इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द पब्लिक इंफॉर्मेशंस आर क्विकली डिसेमिनेट इन फॉर्म ऑफ शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस एकदम ही 150 से हो सकता है एकदम ही 125 हो जाए, या एकदम ही 175 हो जाए। और ऐसा हो क्यों रहा है? जैसी इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत लोग उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो आप केवल अकेले नहीं है जिसको उस इंफॉर्मेशन का पता चला। सोचो अगर सिर्फ आपको पता चल जाए कि भाई 150 रुपए का ये शेयर 175 का होने वाला है, फिर तो आप फटाफट फटाफट खरीद के रखना शुरू कर देंगे, और जब 175 पर आएगा तो बेच देंगे। इसी को ही तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। या आपको पता चलता है कि ये शेयर जो 150 वाला है 125 का होने वाला ही है, गिरेगा ही गिरेगा, आप तुरंत शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देंगे, आप इसको अभी बेचना शुरू कर देंगे, और जब 125 पर आएगा तो खरीद लेंगे। आप सोचेंगे मैं ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लूं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट यही कहती है भैया आप ही अकेले समझदार नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन औरों के पास भी है। तो जब आप इसको 150 वाले को 175 का सोचकर खरीदने जाएंगे, तो जब आप खरीदने की सोच रहे होंगे उस टाइम तक ऑलरेडी इसका प्राइस 175 के आसपास ही पहुंच चुका होगा। जो इसका प्राइस होना चाहिए वहां तक ही अपने आप ही उसी समय पहुंच चुका होगा। इसका मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेस पर आप कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी हेल्पफुल नहीं हो सकता। ठीक है, फंडामेंटल देखो सीधी सी बात, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फिर से कर रहा हूँ रिपीट, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ पैटर्न के बेस पर अगर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो तो वो तो बिल्कुल जो कह लीजिए कि मार्केट में इनएफिशिएंसी वाली सिचुएशन है। अगर पैटर्न
के साथ आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, उससे आपको मदद मिल सकती है, उससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, तो ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट है। लेकिन ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में फंडामेंटल एनालिसिस अभी आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता, ठीक है। इवन फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर भी आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। सो फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट हेल्पिंग यू टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर भी आप जो कह लीजिए कि किसी तरह का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। केवल एक चीज आपके लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है, ओनली इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैन बी हेल्पफुल इन अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर इंफॉर्मेशन से आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की गुंजाइश मिलती है। ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट है। जब तक इंटरनेट के साथ लोग नहीं जुड़े थे, आमजन नहीं जुड़े थे, तब तक मार्केट वीक फॉर्म में थी। आज के टाइम में आप लगभग सभी शेयर मार्केट को आप सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में देखेंगे। और तीसरी जो मैंने आपको बताया, लगभग पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल किसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं ऐसी जो कैपिटलाइज ना हुई हो शेयर प्राइस। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय द शेयर मार्केट एंड इज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ देयर करंट मार्केट प्राइस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट। यानी कि यहाँ कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है, कुछ भी है ही नहीं, इंसाइडर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट है, ठीक है। तो ये तो हमने लगभग पढ़ ही लिया था सारा। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। बहुत सारे टेस्ट है, मैं सिर्फ इसमें एक पर ही फोकस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी का टेस्ट। मार्केट एफिशिएंसी का टेस्ट क्या है, मैं कहता हूं, मैं आपको इससे कह देता हूं, यदि, ठीक है, यदि स्टॉक प्राइस की मूवमेंट रैंडम है, ठीक है, रैंडम वॉक हो रही है, रैंडम है, तो मार्केट एफिशिएंट है। और अगर ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है तो मार्केट इनएफिशिएंट। पहला तो हम यही देखेंगे कि क्या मार्केट एफिशिएंट है या नहीं, यानी कि जो शेयर प्राइस की मूवमेंट है वो रैंडमली वॉक हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो रैंडमनेस को टेस्ट करेंगे, रैंडमनेस है तो एफिशिएंसी है। फिर वो एफिशिएंसी किस लेवल की है वो बाद में पता चलेगा, किस वीक फॉर्म है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है या स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, वो एक बात की बात है। तो अभी तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे। और इसके लिए डेफिनेटली आपने रैंडमनेस के लिए आपने एक टेस्ट पढ़ा होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बड़ा फेमस टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रैंडमनेस। टेस्ट ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस के लिए टेस्ट, ठीक है। और इसमें आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वोल्फोविज रन टेस्ट। रन टेस्ट, सिंपली इसको रन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, रन टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं पहले आपको याद दिलाऊं, फिर इसको मैं मार्केट के हिसाब से मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है। आपने कभी इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। मैंने कहा कि भाई एक जो है एक लाइन बनी हुई है और उसमें मेल फीमेल इस तरह से खड़े हुए हैं, वुमेन 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 वुमेन, मेल
मैन मैन, ठीक है, फिर से वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन वुमेन वुमेन, मैन मैन मैन, फिर इसके बाद वुमेन। ये इस तरह से लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। ये जैसे 4 लेडीज आगे लाइन में है, उसके पीछे फिर 3 मेल मेंबर्स हैं, फिर वुमेन है, फिर मैन है, फिर वुमेन है, फिर मैन है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब ये जो मैंने लिखा, ये मैंने मेरे माइंड में कोई पैटर्न चल रहा है, इसके पीछे कोई पैटर्न फॉलो हो सकता है या ये रैंडम है? और इस रैंडमनेस को टेस्ट करने के लिए हमने रन टेस्ट लगाया होगा। और उस रन टेस्ट में हम लोग क्या किया करते थे, ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं तो जब तक वो अब जैसे वुमेन 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 चल रही, तब तक इसको एक रन बोलेंगे, पूरा एक रन है। इसी तरह से जब तक मैन 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 आ रहे हैं, ये एक रन है पूरा अपने आप में। ये फिर वुमेन, ये एक रन ये हो गया, फिर मैन, ये एक नया रन हो गया, फिर वुमेन, फिर से नया रन, फिर मैन, फिर से नया रन, फिर वुमेन, यहाँ तक ये एक नया रन है, ये नेक्स्ट रन है, ये फिर मैन है, फिर से एक नेक्स्ट रन है, फिर ये वुमेन है, फिर से एक नेक्स्ट रन है। इस तरह से नंबर ऑफ रन्स निकालकर हम उस पर रन टेस्ट लगाया करते थे, ठीक है। और वो किस तरह से हुआ करता था, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन पर अगर मैं अप्लाई करना हो मुझे, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको लागू करेंगे। तो इसके लिए आपको जेड वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। जेड वैल्यू क्या हुआ करती थी, जेड वैल्यू थी आर माइनस ई आर, ठीक है, मोड वैल्यू बोल सकते हैं उसको, प्लस माइनस इग्नोर करके, डिवाइड बाय इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, रन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आर मीन्स, आर का मतलब नंबर ऑफ रन्स। अब ये मैंने लिखा, क्या ये रैंडमली है या मतलब मैंने, मेरे माइंड में कोई पैटर्न चल रहा था, मैंने उस हिसाब से लिखा है कि मैं पहले 4 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, कुछ इस तरह का मेरे माइंड में कोई पैटर्न तो नहीं चल रहा है, या मैंने वैसे ही लिख दिया, मेरा माइंड रैंडमली लिख रहा था, या मैंने जानबूझकर ये कुछ लिखा था, ठीक है, या इनके पीछे कोई पैटर्न था, बस वो मुझे चेक करना है। तो आर मीन्स नंबर ऑफ रन्स, ई मीन्स, ई आर को बोलते हैं हम इसमें मीन रन, मीन रन, ठीक है, जितने रन हुए उनकी एक तरह से एवरेज। और ये होता है भाई 2n1 n2, ठीक है, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है, प्लस 1। टाइम बचा तो मैं इसको एक्सेल पर भी बता दूंगा, नहीं तो फिलहाल अभी हम मैनुअली ही काम कर रहे हैं, ठीक है। 2n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट आइटम, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन। अब जैसे यहाँ 2 हैं, वुमेन और मैन है, वुमेन्स कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, सिर्फ वुमेन्स काउंट कर रहा हूँ, 5 6 7 8 9, फिर 10 11, तो 11 तो वुमेन्स ली है मैंने, मैंने तो गिना नहीं था, ऐसे लिख दिया था मैंने कुछ भी। और n2, अब जैसे नंबर ऑफ मैन कितने, मैन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैन है, ठीक है। तो यहां से हम ये निकाल लेंगे। अच्छा, एक आर चाहिएगा हमें, नंबर ऑफ रन, वो भी ऊपर लिख देता हूँ। कितने रन बने भाई, पहला रन 1 2 3 4 5, फिर मेल है तो 6 7 8 9 और 10, 10 रन बन गए हमारे। तो ये आर इक्वल टू हो गया 10। तो यहाँ से लगे हाथ निकाल दें, 2 गुना n1 कितना है 11, n2 कितना है 8, डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8 और प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं, 11 गुना 2 हो जाएगा 22, 22 मल्टीप्लाई 8 176, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 19 से डिवाइड, और जो आया उसमें जोड़ा 1, तो ये 10.263 आता है, 10.263, ठीक है। तो अब देखिए जरा, 10.263 ये वैल्यू मैंने निकाल दी,
तो मैं इस फॉर्मूले में से आर नंबर ऑफ रन निकाल चुका, ई आर निकाल चुका, बस मुझे एस डी आर और चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी ऑफ आर, और एस डी आर इसमें निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2 n1 n2 ब्रैकेट 2 n1 n2, ठीक है, माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 स्क्वायर और ब्रैकेट n1 प्लस n2 माइनस 1। तो 2 गुना n1 है 11, n2 है 8, फिर 2 गुना 11 गुना 8 माइनस 11 माइनस 8, 11 प्लस 8 का स्क्वायर, फिर 11 प्लस 8 माइनस 1, और इसको आइए करते हैं सॉल्व, क्या आता है। तो देखिए क्या आता है इसमें, 11 8 जा हो जाएगा 88, 88 मल्टीप्लाई 2 176, 176, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 176 माइनस हो जाएगा 19, 157, 157, और ये 11 प्लस 8 यानी कि 19, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और 11 और 8 19 में से 1 गया 18, तो 176 मल्टीप्लाई 157 डिवाइडेड बाई 361 डिवाइडेड बाई 18, और जो आया उसका अंडर रूट, ये आता है 2.0621, ठीक है, 2.0621 ये वैल्यू आ गई। और अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आर नंबर ऑफ रन 10 है, ई आर 10.263 है, डिवाइड कर दीजिए इसको 2.0621, 2.0621, और देखिए कितना आता है, तो 0.263 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2.0621 से, तो ये आता है 0.127, तो 0.127 ये वैल्यू आती है। और इसका कंपैरिजन हम किससे करते थे, 5% लेवल पर हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती थी 1.96, तो कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, इंटरप्रिटेशन जब लिखेंगे कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन, यहाँ हमारी नल हाइपोथेसिस है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है, ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि रैंडम नहीं है, ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ ये आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, 0.127 इज लेस देन टेबल वैल्यू 1.96, ठीक है, 5% लेवल पर, तो इट मीन्स डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक रैंडम वॉक को फॉलो कर रहा है। यानी कि ये जो मैंने लिखा था मेल फीमेल जो है, जो लाइन बनाई थी मैंने ऐसी रैंडमली ही बनाई थी, मेरे माइंड में उसको लेकर कोई पैटर्न नहीं था। तो ये पैटर्न है या नहीं, जो शेयर में जो बदलाव है उसमें भी पैटर्न को देखा जाता है कि पैटर्न है या नहीं, ठीक है, और उसी बेस पर हम इसका अंदाजा लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको शेयर्स पर कैसे लागू करेंगे। देखो, मान लो किसी कंपनी का शेयर XYZ लिमिटेड, उसके शेयर्स के भाव प्राइस में अपनी मर्जी से वैसे लिख रहा हूँ, 125 था, फिर 126 हो गया, फिर 128 हो गया, फिर 129 हो गया, फिर इसके बाद मान लीजिए 124 हो गया, फिर 123 हो गया, ठीक है, और फिर मान लो 121 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 123 हो गया, फिर 127 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप और एक दो अगर लिखना चाहें तो, ठीक है, एक्चुअल डेटा के साथ करोगे तो मजा आएगा, फिर उसमें पर ये मैनुअली नहीं होगा, फिर वो आपको सॉफ्टवेयर से ही करना पड़ेगा, फिर तो कैलकुलेशन क्योंकि काफ़ी हो जाती है। 124 हो गया, चलिए अब आप क्या करें, पहले वाले को छोड़कर दूसरे से चलें आप,
और ये देखें कि इसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 125 से 126 ये हुआ इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर कम, फिर कम, फिर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ से फिर से गिरावट है, फिर प्लस, फिर गिरावट और फिर से गिरावट। अब ये जो सिंबल बन रहे हैं ये अपने आप में रन बन जाएंगे। दिस इज रन 1, ये दूसरा रन, ये मेल फीमेल की जगह से हम लोग प्लस माइनस आ गया। आप कोई और भी साइन लगा सकते हैं, आई और डी लिख सकते हैं, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, ठीक है, प्लस माइनस प्लस और ये एक्स। तो कितने रन बने यहाँ पर? रन हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो आर तो हो गया 6 रन है। प्लस साइन कितने हैं, यानी कि n1 कितना है वो आप जरा देख लो कितने प्लस साइन है। प्लस साइन 3 तो यहाँ आ रहे हैं, 3 और 1 यहाँ आ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है, 5 प्लस साइन है, ठीक है। n2 माइनस साइन कितने हैं, माइनस साइन देखो 1 2 3 4 5 6, 6 साइन माइनस के, n1 n2 आ गया। अब उसी फॉर्मूले में वैसे ही पुट करके सब कुछ वैसे ही करना है। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है कि जो शेयर प्राइस है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट में एफिशिएंसी है, मार्केट इज एफिशिएंट इफ शेयर प्राइस मूवमेंट इज ऑन रैंडम बेसिस, ये इसमें किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये समझ जाइए कि फिर अगर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब शेयर प्राइस में जो है रैंडमनेस नहीं है। और जब रैंडमनेस नहीं है इसमें क्योंकि, तो इसका मतलब मार्केट में एफिशिएंसी भी नहीं है, ठीक है। और फिर वो आगे डिपेंड करता है कि फिर वो एफिशिएंसी किस लेवल की है। उसके लिए और कई सारे टेस्ट हैं, फिल्टर टेस्ट वगैरह जो हैं, वो फिर थोड़ी एडवांस चीजें हो जाएगी, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। आज अब लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड लेकर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि व्हाई द मार्केट बिकम्स इनएफिशिएंट, व्हाई मार्केट बिकम्स इनएफिशिएंट। मार्केट इनएफिशिएंट होती क्यों है, ठीक है। अब तो यहाँ देखिए, अब आप अगर जो है लाइव मार्केट के साथ आप देखें, सेंसेक्स या निफ्टी की वेबसाइट ओपन करके देखें, जैसे ही किसी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तुरंत आती है, लेकिन फिर भी मार्केट इनएफिशिएंट, ठीक है, मार्केट में इनएफिशिएंट वाला रवैया क्यों चलता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लॉस में आ रहे होते हैं, कुछ लोग उसी सिचुएशन बहुत प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। आपने भी टेक्निकल एनालिसिस में एक जो है पढ़ा था, जिसको एक तरह से टोटका कह सकते हैं, तुक्का, ओड लॉट थ्योरी, कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिस दिशा में जाएं तो आप उससे अपोजिट चलें, क्योंकि वो हमेशा उल्टे ही चलते हैं, ठीक है। वो हमेशा एक तरह से कह लीजिए लूटने के लिए ही काम करते हैं। तो वो जिस तरफ जा रहे हैं समझ लो मार्केट चलेगी उल्टा, क्योंकि उनको तो हमेशा लॉस में रहना है। मार्केट बढ़ेगी तब भी उनको पिटना है, और मार्केट अगर गिरेगी तब भी उन्हीं को पिटना है, उन्हीं को ही लूटना है, ठीक है। तो उनसे उल्टा आप चल लो, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग को देख लो और उनसे उल्टा चल लो। तो इस तरह की सिचुएशन अराइज क्यों होती है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि लेट रिएक्शन ऑन मार्केट इंफॉर्मेशन। कई बार हम मार्केट पर की जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है शुरू में उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो हम लेट रिएक्ट कर जाते हैं। इस वजह से मार्केट जो है, जो मार्केट इंफॉर्मेशन से वो मतलब उसके हिसाब से जब तक आप फिर रिएक्ट करोगे तब तक उसकी जो रेलेवेंस खत्म हो जाती है। कई बार आप ओवर रिएक्शन कर जाते हैं, कई बार ओवर रिएक्ट कर जाते हो, तो वो ओवर रिएक्शन भी जो है आपके लिए कई बार क्या होता है कि जो शेयर प्राइस है वो होना ही चाहिए कि एक बैलेंस, भाई जितना उसमें पॉजिटिव आई है, जितनी पॉजिटिविटी आई है उसी हिसाब से प्राइस बढ़ना है घटना चाहिए।
लेकिन कई बार क्या होता है कि शेयर प्राइस से बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती है तो शेयर ओवर प्राइस हो जाता है, और कई बार बिल्कुल ही लोग सोचते हैं कि तो बिल्कुल ही पिट चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका, उसको चुका हुआ मान लिया जाता है और वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, तो ओवर रिएक्शन हो जाता है। कई बार इमोशंस, और ये तो कई बार क्या है तो जनरली होता है, ठीक है, इमोशंस एंड क्राउड बिहेवियर, ठीक है, क्राउड बिहेवियर ऐसा आपने भी अक्सर किया होगा। एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपका आंसर आ गया, आपने सॉल्यूशन कर लिया, आपका आंसर आ रहा है 325 रुपीज, ठीक है। अब आपने अपने पास वाले से पूछा कि बता भाई तेरा आंसर कितना आ रहा है, उसने कह दिया 320 रुपीज आ रहा है, या मान लीजिए कुछ और डिफरेंट आंसर बता दिया। अगर उसने बता दिया 325 आ रहा है, फिर तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, इसका भी ठीक है, मेरा भी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने ये कह दिया कि भाई मेरा प्राइस जो आंसर है मेरा तो भाई जो 200 रुपये आ रहा है, ठीक है, तो तब आप हो सकता है अपना जो सही होते हुए भी उसमें आप कटिंग करें, आप देखें, आप उसको उससे मिलाने की कोशिश करें। तो ये जो क्राउड बिहेवियर है, ये क्या होता है कि आपके पास अब इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप उसके हिसाब से रिएक्ट तो नहीं कर रहे हो ना। तो मार्केट तो एफिशिएंट जब होगी ना जब इंफॉर्मेशन हो भी और मार्केट उस इंफॉर्मेशन का यूज भी हो। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन इंफॉर्मेशन का यूज नहीं है, जो आप चल रहे हैं वो भेड़ चाल से चल रहे हैं, इमोशंस के हिसाब से मार्केट मूव कर रही है। तो इस वजह से भी जो कह लीजिए कि मार्केट में इनएफिशिएंसी नजर आती है, ठीक है। तो ये कुछ एक कारण हैं जिनकी वजह से मार्केट में बिहेवियरल फाइनेंसिंग में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं कि बहुत से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इन्वेस्टर को इनएफिशिएंट बिहेव करने में जो कह लीजिए कि उसको मजबूर कर देते हैं, ठीक है। एक इसका और भी कारण हो सकता है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इन्वेस्टर सोचता है यार इसमें से बेचूंगा वहां निकलूंगा इतना टैक्स लग जाएगा, ठीक है, इतनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाएगी, तो हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से भी कई बार वो मार्केट में फिर वो रिएक्ट नहीं करता, वो कहता चलो पड़े रहने दो इस पर, ठीक है। तो बहुत कई बार जो हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी इन्वेस्टर्स को मजबूर कर देती है कि भाई वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से भी अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच नहीं करता है, ठीक है। और कई बार इंफॉर्मेशन भी जो कह लीजिए कि डिसेमिनेट होने में लेट हो जाती है, कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, ठीक है। तो कई बार जो है इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो भी काम करती है, हिडन इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनएथिकल प्रैक्टिसेस, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी कई बार फिर मार्केट को इनएफिशिएंट बनाती है, क्योंकि वो खुद इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसा करके ओवर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने डिस्कस किए, जो कह लीजिए कि कारण है मार्केट को इनएफिशिएंट बनाने के। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में आई थिंक इतना डिस्कशन आपके लिए सफिशिएंट है। डिटेल में डेप्थ में जाना है तो इस पर और दुनिया भर का लिटरेचर आप इसमें पढ़ सकते हो, बट अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में सफिशिएंट है। और अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो इसके जो टेस्ट हैं वही टेस्ट और इन डिटेल और आपको मिल जाएंगे कि इन एफिशिएंसी को टेस्ट और किस किस ढंग से किया जा सकता है। बट अगर हम उसमें लगते हैं तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वो टाइम के हमारे पास अभी बड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसमें आप इतना कर लीजिए, आई थिंक सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट यूनिट यानी कि सेकंड यूनिट अपनी स्टार्ट करें।